नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की सुप्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी विलासिता के में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनखी में मज़े लेता था। जीवन में प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सूर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं, तितरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है, कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या शराब पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने के लिए से तीव्र बुद्धि होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मोरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखोतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते, दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के घर में बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर ये बात ना थी कि मिर्ज़ा के घर के और लोग उनके व्यवहार से खुशी हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा ना करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक उधर बाजी बीत जाती थी, और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी भीतर आते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे है, कह दो आकर ले जाएं। खाने को भी फुर्सत नहीं, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर दू बद्दू वह भी कुछ न कह सकती थी। उनको अपनी पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहब से। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब के ही सिर पर थोप देते थे। एक दिन बेगम के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा लावें, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। इतनी बात कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से कहा, जाकर कह अभी चलिए, नहीं तो वह आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किश्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, जरा सब्र नहीं होता।
मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। जी हाँ, चला क्यों ना जाऊं, 2 किश्तों में आपको मात होती है। जनाब इस भरोसे ना रहिएगा, वह चाल सोची है कि आपके मुंह धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामखा उनका दिल दुखाइएगा। इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। कुछ ही हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक चाल और चल लूँ? हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन के ना आवेंगे मैं मुहरे के हाथ ही ना लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम ने त्योरियां बदल कर लेकिन कहराते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज जितनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज, कोई तुम जैसा आदमी हो। क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। क्या जैसे वह खुद निखट्टू हों वैसे ही सबको समझते हैं? उनके भी बाल बच्चे हैं या उनका सफाया कर डाला? बड़ा लत्ती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना ही पड़ता है। दुत्कार क्यों नहीं देते? बराबर का आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 उंगल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। तो मैं ही दुत्कारे देती हूँ, नाराज हो जाएंगे हो जाएं, कौन किसकी रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी। हिरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब न खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। हाँ हाँ, कहीं ऐसा गज़म भी ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हिरिया, कहाँ जाती है? जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए, जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोको, मुझे रोको तो जानो। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हज़रत हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखे जो उधर जाए। लेकिन बेगम ने एक न मानी, दीवान खाने के द्वार तक चली गई, पर एकाएक परपुरुष के सामने जाते हुए पाँव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मुहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। मुहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोहरे बाहर फेंके जाते ही देखे, चूड़ियों की छनक की भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। तुमने गजब किया, मिर्जा ने कहा। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हुई हो जाती। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हा चक्की में की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामूल है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूं ही सिर पर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्ज़ा, खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमाव होगा? मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहबा को कैसे मनाओगे? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेगी। मीर, अजीब बकने भी दीजिए, 2-4 रोज़ में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी।
बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में चाहे कोई आवे कोई जावे, उनसे कुछ मतलब न था। अब आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लेने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य चलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा जा कर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठो तो शाम ही कर दो? घड़ी आध घड़ी दिल बहलाने के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई न कोई आफत ज़रूर आती है। यहाँ तक कि एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुन सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहबा बोली, मैं तो खुद इनको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही कहाँ, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे। वे आपस में भांति भांति के अमगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं है। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। ये बादशाह शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला ना था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची चली जाती थी और वह वेश्याओं में, भांडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देख में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों में जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए बनाए जाते, नित नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झोड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में जा बैठते, पर रात भर की निद्रा के साथ साथ सारा मने मानिल्य शांत हो जाता। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पर आई, ये तलबी किस लिए हुई, अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, ये मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊं, हुजूर से तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊँगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। मीर, कमबख्त, कल आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह, आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धत्ता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ,
इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम, मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किश्त, शय आदि दो एक शब्द के सिवा मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली जाती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे, पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी ज़रा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेगार में पकड़े जाएं। हज़ारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पे किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। ये गोरों की फ़ौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्ज़ा, आने दीजिए, किश्त बचाइए, लो ये किश्त। मीर, ज़रा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्ज़ा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुँह, सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्ज़ा, जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किश्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी हुई है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। यह किश्त बस अब की शय में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्ज़ा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको भूख ज़्यादा मालूम होती है। मिर्ज़ा, जी नहीं, शहर में जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ ना हो रहा होगा, लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब कि मिर्ज़ा जी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गज़र बज ही गया रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। ये कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, ये लीजिए शह। मिर्ज़ा, जनाब ज़रा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा, यह किश्त। मिर्ज़ा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्ज़ा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं।
इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता? हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अब आबीले आ आकर अपने घोंसलों में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगाकर हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढबा पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गज़लें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। जो जो बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे। जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल लीजिए। ये आप मोहरे पर हाथ क्यों रखे रहते हैं? मोहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब की फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्ज़ा, आप चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मिर्ज़ा, मोहरा आप क़यामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही न होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्ज़ा, तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्ज़ा, तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। क्यों न रखिएगा? आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास चिला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या? घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। मिर्ज़ा, अजी जाइए जी, गाजीउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों? अपने बुज़ुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाने चले आए हैं। मिर्ज़ा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़कर बातें ना कर। मीर, ज़बान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं? तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाएं, इधर या उधर। तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी ज़माना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर ना थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का भाव ना था। दोनों ने पैतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाछप की आवाज़ें आई। दोनों जख्मी होकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जानें दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से
एक बूंद आंसू ना निकला। उन्हीं दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी।